हेलो हेलो एएमयू जय मां एस्पिरेंट वेलकम। आपका एएलसी क्लासेस में स्वागत करते हैं हम। ये हमारी एएलसी क्लासेस का इंट्रोडक्शंस है। जेएमआई एएमयू की हम प्रिपरेशन कराते हैं क्लास 6 9 के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एएलसी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर भी। आज मैं एमडी शाकिर मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइफ प्रोसेस, यानी कि ये क्लास 11th एंट्रेंस और एएमयू जेएमआई के लिए मैं आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगा। 100% एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे सारे टॉपिक्स। कंटेंट क्या है इस चैप्टर में? बेसिकली हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये जो है हमारा कंटेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, देखते हैं कहाँ तक कितना होता है। फर्स्ट लेक्चर है ये एएमयू जेएमआई के लिए। बेसिक सारे टॉपिक्स आज के आपके मैं क्लियर कराऊंगा। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लेक्चर स्टार्ट होता है लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम दो टर्म्स में इसको देखेंगे कि लाइफ एंड प्रोसेस। लाइफ से आपको क्या लगता है, लाइफ किस के लिए डिफाइन हो सकती है? यानी कि लाइफ जो है बेसिकली डिफाइन होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नॉन लिविंग के लिए तो कोई लाइफ नहीं है। क्या स्पेन की कोई लाइफ है? कुछ पता, लाइफ तो है बट बेसिकली जो बायोलॉजिकली अगर लाइफ को डिफाइन करोगे तो आप नॉन लिविंग के लिए लाइफ डिफाइन नहीं कर सकते। लाइफ को डिफाइन करने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही करेक्टर करना होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और नॉन लिविंग का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है क्या नहीं है ये मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ। एक पेपर ऐड कर लेते हैं। एक प्लेन पेपर ऐड कर लेते हैं, प्लेन पेपर। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन क्या करा जाएगा? जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फीचर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपके बीच में सवाल आएगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो सर नॉन लिविंग में भी होता है, तो क्या ये डिफाइन है कि लिविंग ऑर्गेन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट? तो ओनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं डिफाइन करता कि ऑर्गेन्स लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्योंकि अगर आप देखो कोई आपका रेगिस्तान, जो आपके डेजर्ट्स होते हैं, ग्रोथ तो उनमें भी होती है, यानी कि बढ़ते चले जाते हैं आपके डेजर्ट्स, तो उसमें भी ग्रोथ हो रही है। बट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन को हम ओनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डिफाइन नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना जरूरी है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म ये एक तरीके की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिकल, दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। इस मेटाबॉलिज्म के अंदर ये भी होना लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका जरूरी है। कैसे? दो प्रकार के रिएक्शन होती हैं मेटाबॉलिज्म में, आपका कैटाबॉलिज्म एंड नंबर 2 एनाबॉलिज्म। इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हो या एनाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हो। यानी कि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में क्या होंगे, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है आपका। तो यहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी आपकी रिलीज होगी इन रिएक्शंस में। और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में, सॉरी एनाबॉलिज्म रिएक्शन में छोटे छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल बनते हैं, तो इसमें एनर्जी जो है आपकी यूज होगी। क्या होगा इसमें? इसमें आपका क्या होगा, फ्रॉम
स्मॉल पार्टिकल टू लार्ज पार्टिकल फॉर्मेशन। ओके, तो जब कोई चीज की फॉर्मेशन हो रही होती है तो आपको पता होना चाहिए वहां पे क्या होती है, एनर्जी यूज होती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो क्या इसी से ही अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन होगा? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में और भी काफी सारे जो प्रोसेस होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो प्रोसेस होने चाहिए। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एसेट्रा। यानी कि ये प्रोसेसेस होने चाहिए, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपकी प्रॉपर्टीज हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होगा। हो सकता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका ये फर्स्ट वाला ग्रोथ वाला प्रोसेस हो सकता है। और हाँ, यहाँ पर आप रिप्रोडक्शन भी ऐड कर लें, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन वगैरह भी आप इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने एसेट्रा लगा दिया है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात लाइफ प्रोसेस थी, तो लाइफ प्रोसेस करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म होना जरूरी था, तो इसलिए मैंने आपका यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ प्रोसेस की। देखो मैं स्लाइड में लाया भी था। अब हम लाइफ प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्या मेंशन है यहाँ पे? मेंशन है ऑलरेडी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है। ठीक है, और ये बेसिक प्रोसेस के साथ अब अगर आप ऐड कर लें इसमें, आप ऐड कर लें इसमें के एसेंशियल, एसेंशियल भी हैं ये। कैसा? क्या ऐड कर लें आप इसमें? ऐड कर लें कि एसेंशियल प्रोसेसेस, ये प्रोसेस जो हैं एसेंशियल हैं, यानी कि लाइफ को चलाने के लिए ये प्रोसेस एसेंशियल होते हैं। उन प्रोसेस के एग्जाम्पल वही हैं जो मैंने आपको अभी समझाया था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इन्हीं को हम डिटेल में इस चैप्टर में आपका कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन्हीं प्रोसेसेस को आगे देखते हैं। यहाँ पर ये मैं एक नोट पॉइंट में लिख कर भी लाया हूं कि नॉन लिविंग थिंग डू नॉट परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। मैंने ये पहली स्लाइड पर आपको समझा दिया कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये परफॉर्म नहीं करती हैं, क्या लाइफ प्रोसेस नहीं करेंगी। नॉन लिविंग थिंग के लिए तो नहीं है, क्योंकि तो डिफाइन ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे। अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन पर, या न्यूट्रिशन क्या होता है। यानी कि हमने फूड का इंटेक किया, अब उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और किस सोर्स में हमने फूड को लिया, यही होता है हमारा न्यूट्रिशन। या आप समझ सकते हैं, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। यानी कि किस प्रोसेस से फूड को ऑब्टेन किया और उस फूड का किस तरह से यूटिलाइजेशन किया गया है, तो इसी को हम न्यूट्रिशन कह देते हैं। एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, और इसके लिए हम इसको फूड को यूटिलाइज करते हैं। यानी कि खाना खाने का मकसद ही ये है कि हमको उससे एनर्जी मिल जाए और हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको हम मेंटेन कर सकें, हमारी सेल्स को रिपेयर कर सकें, इसलिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, क्लास 11th एंट्रेंस में ये आपका जो आएगा क्लास 10 का चैप्टर है, क्योंकि जेएमआई में सिलेबस जो है आपका क्लास 10th का आता है, एएमयू में 9th का भी पूछा जाता है, तो दोनों के लिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम न्यूट्रिशन देख रहे थे, अब मैं बताऊं आपको कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के भी टाइप हैं। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट इसका बनाकर दिखा देता हूं, इसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूं, न्यूट्रिशन का आपको मैं एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूं। ठीक है, मैं आपको न्यूट्रिशन का एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूं।
न्यूट्रिशन का आपको एक फ्लो चार्ट दे देता हूँ, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा ध्यान रखना, जल्दी में गलत हो जाए तो माफी, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं आपके दो तरह के बेसिकली होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को जो हमने पहले बांटा है, दो कैटेगरी में बांटा गया है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इन्हीं को बाद में हम ऑटोट्रोफिक को और हेट्रोट्रोफिक को, इनको दो सब कैटेगरी में अलग अलग से कैटेगराइज किया जाएगा, उसको देखते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का जो कैटेगराइजेशन होता है वो दो फोटो, एक होता है आपका फोटो ऑटोट्रोफिक, ठीक है, एक आपका क्या हो गया फोटो ऑटोट्रोफिक, एक मिनट, और दूसरा आपका होता है कीमो ऑटोट्रोफिक। यानी कि जो मैंने यहाँ पे न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक को भी दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फोटो ऑटोट्रोफिक और कीमो ऑटोट्रोफिक। ठीक है, इनको डिफाइन अभी बाद में करेंगे, अभी एक फ्लो चार्ट दे देता हूं मैं आपको। अब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की भी सब कैटेगरीज होती हैं, उसकी तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपका एनसीईआरटी में। अभी हम एनसीईआरटी को ही फोकस करके चलेंगे, क्योंकि जितने भी एंट्रेंस होते हैं कंपटीशन लेवल के, सबका बेस एनसीईआरटी ही होता है, चाहे वो नीट हो, सीयूटी हो, जेएमआई, एमयू, कोई सा भी एग्जाम हो, तो एनसीईआरटी को ही फोकस मान के चलेंगे, एनसीईआरटी को ही आपको पढ़ना है। हेटरोट्रोफिक का जो सब टाइप है वो होता है आपका एक होलोजोइक, और एक आपका होता है सैप्रोफिटिक, एंड इसका थर्ड वन होता है पैरासिटिक। ठीक है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के भी तीन टाइप हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। इसको मैं आपको ऊपर कर देता हूं, अगर आपको विजिबल होता रहे, इजिली विजिबल रहे। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है, वो प्लांट्स या वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब खुद बनाने से मकसद क्या है, यहाँ पे उसको थोड़ा समझना होगा। ये बेसिकली होता क्या है इसमें, ये इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फूड बनाते हैं, तो कहां से बनाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है हमारे कार्बन होती है, यानी कि सोर्स जो होता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये ऑर्गेनिक फॉर्म करते हैं, जिसको हम ग्लूकोज कह देते हैं। वो आपको मैं दिखा देता हूं कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड क्या है खुद बनाए, मेक देयर फूड ऑन, यानी कि अपने आप बनाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है आपका, इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, और इसके अलावा आप ऐड कर ले में यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स के अलावा सम बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। Organism use simple food material obtained from inorganic source। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहां से, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कि कहां से, मतलब सोर्स क्या थी, तो वो सोर्स थी इनऑर्गेनिक सोर्स, और वो इनऑर्गेनिक सोर्स की फॉर्म क्या है, CO2। अभी आगे जाके हम इसकी रिएक्शन भी लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपकी इनऑर्गेनिक सोर्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। दीज ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
यानी कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मैंने जो टाइप लिखे थे, यानी कि ऑटोट्रॉफ तो हमने देख लिया ऑटोट्रॉफ होता क्या है। अब हम देखेंगे कि फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन आपकी स्लाइड पर आ गई है। अब हम देखेंगे कि फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना बनाए, यानी कि ये जो एक्टिविटी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड बनाएंगे अपना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि फोटो का मतलब ही ये होता है लाइट, फोटो का मतलब ही ये होता है लाइट। आपको समझना होगा कि फोटो का मतलब ही लाइट होता है, यानी कि फोटो का मतलब ही लाइट होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं अपना खाना लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक की हमने अब वहां पर खाना आपको बनाकर दिखाया जाएगा, मतलब कि किस तरीके से बन रहा था, जो मैंने रिएक्शन आपको दिखाई थी अभी मैं दिखा देता हूँ। वो रिएक्शन एक तरीके से फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन ही होती है। ऑटोट्रॉफिक जो है ये रिएक्शन जो है आपकी ऑटोट्रॉफिक जो खाना बनाएंगे वो उस प्रोसेस को हम जिस तरीके से वो खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये जो C6CO2, ये जो आपका 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। यानी कि प्लांट्स थे, ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल प्लांट्स थे, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। और जो मैंने वहां पे एनसीईआरटी में लाइन लिखी थी फोटो ऑटोट्रॉफिक के नीचे के इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना। तो 6CO2, ये जो CO2 है यहाँ पे, यानी 6 जो है वो बैलेंसिंग है, कुछ नहीं है, रिएक्शन की बैलेंसिंग है, उसे अभी आप ना देखें। केमिस्ट्री में आपने बैलेंसिंग रिएक्शन पढ़ी होगी, यजदानी सर ने आपको पढ़ाया होगा, चैप्टर उन्होंने कंप्लीट करा दिया है अपना। तो वो बैलेंसिंग आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बैलेंसिंग क्या है। तो 6CO2, इसमें जो CO2 है वो इनऑर्गेनिक सोर्स है। उस इनऑर्गेनिक सोर्स से हमको क्या मिला, ये जो फूड है ये यानी कि C6H12 ग्लूकोज है, ये एक ऑर्गेनिक फॉर्म हो गया। ये जो फूड है ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक है। और जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट है। अब बात आती है इसी फोटोसिंथेसिस में कि ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आया कहां से, ये ऑक्सीजन इस CO2 का है या पानी का है। आप मुझे ये बताएंगे कि ये ऑक्सीजन CO2 का है या ये वाटर का ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये वाला, ये ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ये वाटर का ऑक्सीजन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। हो सकता है कि 2026 जामिया AMU के एंट्रेंस में आ जाए कि जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड ग्लूकोज बन रहा है उस ग्लूकोज C6H12O6 में जो ऑक्सीजन है वो आया कहां से है, वो वाटर से ड्राइव हुआ है। अब ये जो वाटर यानी कि जो 6CO2, ये तो हमें कहां से, अब मैं एक मिनट लिख देता हूं आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड पे, एक मिनट, फोटोसिंथेसिस के स्टेप हैं, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पर आपको सोर्स वगैरह इसकी लिख देता हूं। चलो मैंने इसी को ले लिया है, वही वाली स्लाइड आपकी उठा ली है। बस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो ये CO2 जो है ये कहाँ से आया, आपका ये आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वो स्लाइड मैंने ऐड कर ली है आपकी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट MCQ में कि ये CO2 कहाँ से आया। तो ये CO2 आपका एटमॉस्फेयर से आया है। अब ये जो वाटर है, ये वाटर जो आया, ये वाटर आया आपका रूट्स से, प्लांट्स की रूट्स है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स में ही हो रही है। तो ये जो वाटर है ये रूट्स से आया। अब रूट्स से कैसे आया, इसको पढ़ने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एक चैप्टर होता है एनसीईआरटी 11th में, उसको डिटेल में समझना होगा, शायद 9th में भी उसका थोड़ा बहुत चर्चा है। तो अभी इस पर हम नहीं जाएंगे कैसे आया। तो अभी जो ये वाटर है ये रूट्स आया। क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अगर अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन जो है कभी भी टफ नहीं बनाएगा, वो सिर्फ उसी किताब में से बनाएगा। एनसीईआरटी जो एक ऐसी बुक है, इसको लगभग 20 से 25 प्रोफेसर एक साथ बैठकर लिखते हैं, मतलब ये एक एक बुक के लिए। देखना आपका भी उसका जो इंडेक्स पेज वगैरह होता है वहां पर कंटेंट्स वगैरह की डिटेल के नीचे देखना सारे प्रोफेसर के नाम होते हैं। तो ये बुक ऐसी है कि सारी जो आपकी बुक्स होती हैं यानी कि साइड बुक जिनको बोलते हो, वो सब इसी की डिटेल लिखती हैं, इससे बाहर कुछ नहीं लिखती, बस इसी चीज को डिटेल में लिखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना।
अब ये रूट्स आया, आपका ये जो ग्लूकोज बना ये कैसी सोर्स है, मैंने पीछे बता दिया आपको, ऑर्गेनिक है। अब बात चल रही थी कि वाटर से ही ऑक्सीजन आया, तो जब ये ऑक्सीजन आया तो मतलब ये आता कैसा है, ये हम उसको बोलते हैं, जो वाटर था हमारा H2O, ये ब्रेक हो जाता है H2 प्लस ऑक्सीजन में। यानी कि इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, आप इसको ध्यान रखना, बैलेंसिंग कर सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तोड़ सकता हूं मैं, वो एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, हम ये जो वाटर से ऑक्सीजन आया इसको समझना होगा, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लिसिस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे देख सकते हो ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में है, ठीक है। तो अभी हम फिर पीछे चलते हैं, बात ऑटोट्रॉफ पे चल रही थी, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन समझी, उससे फोटो ऑटोट्रॉफ पर आए, और फोटो ऑटोट्रॉफ यानी कि ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल प्लांट था, तो उसमें फोटोसिंथेसिस को समझने की कोशिश की। अब हम फोटोसिंथेसिस को धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको, तो मैं फोटोसिंथेसिस को पूरा एक बार आपको फाइनल कर लेते हैं, फिर हम पीछे लौट कर आएंगे। अब कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड, यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी की लाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया आपका इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, यानी कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है, फूड है, प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट होगी प्लांट इसको यूज कर लेगा। अब बाकी का क्या होगा, बाकी फेंक देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बाकी को इसको स्टोर कर लेगा प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च की फॉर्म में प्लांट जो है इसको, कार्बोहाइड्रेट को आपका स्टोर कर लेगा। प्लांट्स में जो फूड यूटिलाइज होने के बाद बच जाएगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता। स्टोरेज जो होगी उसकी जो आपकी लोकेशन है, लोकेशन आप कह सकते हैं कहाँ पे ये स्टोर होगा, लीव्स वगैरह में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब एनिमल में भी एक नोट पॉइंट में लिख सकते हो कि इन एनिमल फूड स्टोर in the form of glycogen, ठीक है, एनिमल में जो ये स्टोर फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब एक मेरा आपसे सवाल है जो कि आपको कमेंट में बताना है कि ये होता किन ऑर्गन्स में है, यानी कि कहाँ पे स्टोर होता है। एनिमल में जो ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो रहा है, ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो रहा है, इसकी लोकेशन को जो है आपको, लोकेशन जो है वो आपको बतानी है, लोकेशन क्या है इसकी, यानी कि कहाँ पे ये स्टोर होता है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, इसकी लोकेशन जो है आपको कमेंट में बतानी है। अब आगे चलते हैं, जैसे हमारी बात चल रही थी यहाँ पे, ठीक है, कि भाई रूट से आता ग्लूकोज की रिएक्शन थी, ये मैंने पेज बताया था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर आपको समझा दिया था फोटोसिंथेसिस में, ओके। अब यहाँ पे ये जो है आपको एक टीएस सेक्शन यानी कि डाइसेक्शन दे रखा है आपको लीफ का, इसको समझ लेते हैं, इससे हम फोटोसिंथेसिस की लोकेशन वगैरह समझेंगे। तो ये जो लीफ है, लीफ का ये जो सेंटर में आपने देखी होगी ना, मिड रिब बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आपका मिड रिब, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में लीफ का डायग्राम दे दिया, ये जो इसकी मेंशन किया रखा है, इसका नेम लेबलिंग नहीं हो, और आपसे पूछ ले कि यहाँ पे इस तरीके से आ जाता कि मिड रिब की जगह खाली ए लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए बताओ क्या है, तो आप बोलोगे मिड रिब, तो आपको ये ध्यान में रख लेना चाहिए, ठीक है। ये जो साइड वाले ये लमाइना और लीफ ब्लेड बोलते हैं इसको, और ये जो साइड में मिड रिब के होती हैं ये इसको बीन होती हैं, ये आपके यहाँ बीन दिखा रखी हैं, ये आपका जो लीफ का सरफेस है वो लेमाइना है, ठीक है। फ्लोएम जाइलम, ये फ्लोएम जो है फ्रूट फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, काय का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम होता है जो कि
आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो है आप डिटेल में पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट क्लास 11th में, बाकी आप इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाए। अब इस लीफ को काट के देखा गया है, जब ये काट के देखते हैं तो लीफ कुछ इस तरीके से दिखती है। ये ऊपर बैक्सी लेयर यानी कि क्यूटिकल की लेयर होती है, ट्रांसपायरेशन लॉस वगैरह कम हो तो इसलिए एक लेयर होती है जो बैक्सी लेयर होती है, हम इसको क्यूटिकल बोलते हैं। उसके नीचे आपको दिखा रखा है कि ये अपर एपिडर्मिस है, यानी कि ऊपर की जो परत है, यानी कि सबसे ऊपर तो उसके क्यूटिकल की लेयर वैक्सिंग हो रही है, जो अपर लेयर है उसको अपर एपिडर्मिस है, और जो लोअर लेयर होती है लोअर एपिडर्मिस, यानी लीफ की अपर लेयर आपकी है कौन सी, ये अपर लेयर है अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाली लेयर जो है लीफ की वो लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। अब ये जो आपको सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं, ये सेल्स दो तरीके से होती हैं, एक तो ये आपका इस तरीके से खड़ो भी दिख रही है और एक आपको नीचे लेटो भी दिख रही है। देखो ये नीचे लेटो भी है खड़ो भी है, इसका एक ये रीज़न होता है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, यानी कि ट्रांसपायरेशन लॉस वगैरह को ये ज़्यादा गर्मी होती है हीट की वजह से, तो यहाँ पे ये सेल्स जो है खराब ना हो। ये सेल्स कौन सी हैं यहाँ पे मेंशन नहीं है। दिस सेल्स आर मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल्स हैं, यानी कि लीफ की जो लेयर दिखा रखी है उसके अंदर ये मेसोफिल सेल्स हैं। उन मेसोफिल सेल्स के अंदर जो छोटे छोटे आपके ग्रीन ग्रीन कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो ग्रीन कंपार्टमेंट है ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। एक मेसोफिल सेल्स के अंदर 20 से 40 हो सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको याद नहीं रखनी, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ बस जनरल। क्लोरोप्लास्ट हैं, ये ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल, जो अभी हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में देख रहे थे किसकी प्रेजेंस में होती है, इसी के अंदर आपका होता है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल मैं लिख देता हूं आपका। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, और ये जो दिखा रखा आपको इसके बीच में ये एयर स्पेसेस हैं। अब ये राउंड शेप में भी क्या है, हमारी मेसोफिल सेल्स ही हैं। ये आपकी गार्ड सेल्स हैं, यानी कि गार्ड सेल्स ये स्टोमेटा के अंदर होती हैं। अभी हम इनको डिटेल में आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, हम गार्ड सेल्स को भी आगे जाके पूरा स्टोमेटा में स्टडी करेंगे। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था कि द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, यानी कि जो यूज नहीं हुआ वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में। कहाँ पे, प्लांट में स्टार की फॉर्म में यूज हो जाएगा। ये मैंने आपको लिखवा दिया है, जनरली स्लाइड में लाइन लिख रही। अब ये है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने अभी फोटोसिंथेसिस सारा पढ़ लिया, बट उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको लाइनिंग में लिख लेते हैं कि भाई ये CO2, यानी कि CO2 से 12H2O6 C6H12O6 यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो हुई, इसमें सबसे पहला स्टेप आपका होता है जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसने लाइट को एक्सेप्ट किया, यानी कि जो सनलाइट आ रही थी उसको एब्जॉर्ब किया। तो पहला स्टेप था लाइट एनर्जी, एक्सेप्टेड बोल रहा हूं, एब्जॉर्ब बाय। बाय क्लोरोफिल। ठीक है, एक ये आपका हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, दूसरा स्टेप आपका ये है कि ये जो वाटर का ब्रेक डाउन हुआ, ये भी आपका एक सेकंड स्टेप ही तो है, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन हुआ तो आप उसको कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, एक स्टेप आप लिख सकते हैं। तीसरा स्टेप इसमें कि भाई ये जो CO2 था ये C6H12O6 में हुआ, यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन ऑफ CO2 हो जब क्या हमारा
ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ CO2 हुआ। ये भी एक फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स है। बाकी एनसीईआरटी में आप इसकी लाइन जो प्रॉपर तरीके से लिखनी है वो देख सकते हैं आप। अब बात आती है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर होते हैं लीफ के सरफेस पर, अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर भी होते हैं। इनसे ट्रांसपायरेशन और गैसेस एक्सचेंज यानी कि जिसको हम बोलते हैं वो होता है आपका। तो यहाँ पे दिख रहा है स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है, दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज होता है यहाँ पर। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है आपका स्टोमेटा का, इसको आप समझते हैं कि ये जो हमारा स्टोमेटा है ये सबसे अंदर जो है, यानी कि जो ओपनिंग जो दिख रही है आपको, दिस ओपनिंग, ये स्टोमेटल पोर है। क्या है ये? स्टोमेटल पोर, यानी पोर तो हम छेद को बोलते हैं। उसके बाहर जो सेल हैं जिनकी वजह से ये बना है वो सेल हैं आपकी गार्ड सेल, जो अभी हम पीछे देख रहे थे लीफ के, उसमें ये गार्ड सेल होती हैं। और इन गार्ड सेल्स के अंदर भी आपका क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है, और ये जो इसके बाहर वाली सेल होती हैं ये आपकी सब्सिडरी सेल होती हैं, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं किसको? ये सब्सिडरी सेल जो है आपकी गार्ड सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। होता है क्या है, जब वाटर का इनटेक और आउट होता है, पानी यहाँ से निकलता है और बाहर जाता है, तो उसी की वजह से क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग होती है। अगर पानी अंदर आएगा तो ये जो हमारी गार्ड सेल हैं ये फूल जाएंगी, उसको हम एक टर्म देते हैं टर्जिड। तो जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगी तो ये गार्ड सेल जब फूलेंगी तो स्टोमेटा ओपन होगा। जब गार्ड सेल फूलती हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और पानी यहाँ से जब बाहर निकलेगा, तो पानी जब वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये गार्ड सेल जो है श्रिंक हो जाएंगी, यानी सिकुड़ जाएंगी, तो स्टोमेटा क्लोज है। तो जो ए फिगर है ये आपकी दिखा रही है ओपन स्टोमेटा को, यानी यहाँ पर टर्जिड होंगी गार्ड सेल। ए फिगर जो है स्टोमेटा ओपन है, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है यहाँ पर, और बी फिगर में जो है स्टोमेटा क्लोज है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस टॉपिक से? क्वेश्चन आने का तरीका ये हो सकता है कि हम क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ऑप्शन ए गार्ड सेल टर्जिड, इसी तरीके से ऑप्शन बी कह सकते हो कि गार्ड सेल श्रिंक। तो आप इसका आंसर बताएंगे। ये आंसर भी मैंने आपके ऊपर छोड़ा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप इसको कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या था, ठीक है। आपका एक क्लोज स्टोमेटा है। एक बात और बता दूं आपको कि जो ये हमारी गार्ड सेल होती हैं, इनकी जो इनसाइड वाली ओपनिंग है आप देख रहे होंगे ये ठीक है, यानी कि बाहर के मुकाबले जो इनकी आउटसाइड वाली लेयर है वो आपकी थिन है, बट इनसाइड वाली लेयर जो है आपकी वो आपकी थिक है। कैसी लेयर? आपकी थिक लेयर है। तो इसमें ये हेल्प करती है कायम ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा में। इसका मतलब जैसे इसमें पानी भरता है तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेती है थिक होने की वजह से, वरना ब्लास्ट हो जाता है या कुछ हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ओपन हो जाता है। ये जो फॉर्म आई है ना, इस तरीके क्रिसेंट शेप जो फॉर्म आई है, ये इनकी अपनी थिकनेस की वजह से आती है, ठीक है। ये स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज है। बट स्टोमेटा जबकि बात चल रही है तो थोड़ी सी डेजर्ट प्लांट्स में कंडीशन जो है अलग होती हैं। डेजर्ट प्लांट्स में कंडीशंस क्या होती हैं कि डेजर्ट प्लांट्स में एक अलग मैकेनिज्म आ जाता है, मैं आपको बता दूं। उनमें ये हो जाता है कि स्टोमेटा जो है डे टाइम में क्लोज होता है, नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा सा बात की गई है डेजर्ट प्लांट्स के बारे में, उसमें ऐसे लिख लेना, डे टाइम स्टोमेटा क्या होगा आपका, डे टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होता है, और आपका नाइट टाइम में
नाइट टाइम में आपका स्टोमेटा ओपन होता है। ये इसलिए होता है ट्रांसपायरेशनल लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि डेजर्ट्स प्लांट्स हैं, डेजर्ट्स में पानी की वैसे ही कमी होती है, तो वहां पे ट्रांसपायरेशन लॉस ज़्यादा हो गए तो प्लांट्स डेड हो जाएंगे। इस मैकेनिज्म को हम एक अलग से नाम देते हैं, उसको बोलते हैं कैम, CAM, कैम फोटोसिंथेसिस। इसको जो है आप हायर क्लासेस में यानी कि 11th वगैरह में ये कैम को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब स्टोमेटा तो ये वाली बात हमारी होगी। अभी हम पीछे जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, अपने फ्लो चार्ट पर चलते हैं। तो वहाँ पर हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में फोटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की सारी पूरी बात कर ली, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोट्रोफिक जो होता सनलाइट में होता था। बट जो कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, ये अपना खाना यहाँ पे भी जो है खुद बनाते हैं यानी कि ऑर्गेनिज्म, बट बात यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो सनलाइट की जगह है, यहाँ पर आपकी केमिकल एनर्जी यूज होती है। फोटो ऑटोट्रोफिक में तो आपके एग्जाम्पल प्लांट्स वगैरह आ गए आपके। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ये भी आप 11th में पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर भी बैक्टीरिया याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा फोटो ऑटोट्रोफिक भी हो गया और हमारा ये कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी आपका हो गया है। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, यानी कि हम हैं ह्यूमन, काउ, सब चीज़, डॉग वगैरह, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, क्योंकि आप कहोगे कि खाना तो हमारे घर पे ही बनता है, आप उस खाने को अपने तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एनिमल्स जो हैं डिपेंड हैं ऑटोट्रोफिक पर। ठीक है, तो हम देखते हैं अब हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर दोज दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि डिपेंडेंसी हमारी अलग ऑर्गेनिज्म पर होती है। अब मैंने जैसे अभी फ्लो चार्ट में आपसे बताया भी था कि ये इसके टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले टाइप्स हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, इसका पहला टाइप जो है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो है उस सॉलिड फॉर्म में खाने को लेता है, फिर बाद में उसको अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में जाके जैसे इंजेक्शन किया, पहले सॉलिड फॉर्म में लिया, फिर उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे हम ह्यूमन की बात करें, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम खाना खाते हैं, खाने को खा लिया हमने, इंजेस्ट किया, फिर हमारा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की सारी प्रक्रिया चलेंगी। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, यही होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फूड है, food taken in the form of solid, लिक्विड में भी हो सकता है, बट ये कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि हम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लेंगे, बाद में इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो प्रोसेस है इंजेक्शन के बाद के डाइजेशन वगैरह, पूरा वो डिटेल में पढ़ेंगे हम ह्यूमन, जब ह्यूमन का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन खुद है, अब बाकी काउ, डॉग एसेट्रा लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला टाइप था हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इसका, टाइप नंबर 2 देखते हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक।
दैट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेन्स जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। इसके भी आपके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इसके एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल्स में मोस्टली आती हैं फंजाई। क्या आती हैं इसके एग्जाम्पल में? फंजाई आती हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होती हैं। अब अगर मैं फंजाई के बारे में बात करूं, कौन कौन सी फंजाई हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ईस्ट होती है, ब्रेड माउल्स, ठीक है, ईस्ट है आपका, ब्रेड माउल्स है, ये आपकी इसमें मशरूम कह सकते हो। क्या है? ईस्ट है, ब्रेड माउल्स है, मशरूम है, ये इसके एग्जाम्पल है। ईस्ट के बारे में एक बात और बता दूं आपको, दिस इज यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट जो है आपका यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल होती है। अब हमने दो टाइप के हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, एक तीसरा टाइप का हमने फ्लो चार्ट में लिखा था, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको भी हम देख लेते हैं। यानी थर्ड वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, या तो उसके ऊपर होगा या उसके अंदर होगा। तो इसी बेसिस पर, इनसाइड और आउटसाइड की बेसिस पर, ये टाइप्स भी इसके डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड होता है। अब इसमें डिपेंड होने का मतलब क्या है, उस पर डिपेंड उसके अंदर चला जाए, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, अगर इनसाइड है उसके डिपेंडेंसी उसकी, और उसके ऊपर है, या तो ऑन कह सकते हो या इन कह सकते हो। तो इनसाइड वाले को हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, एंडोपैरासाइट। और जो बाहर है उसको हम एक्टोपैरासाइट कहेंगे, या वर्ड से ही क्लियर है, एंडोपैरासाइट यानी कि अंदर, एक्टोपैरासाइट आपका बाहर। अब इसके एग्जाम्पल होंगे कौन किस पे डिपेंड्स होता है। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारे सिर में जो जू होती है, वो भी एक एक्टोपैरासाइट है, यानी कि बाहर होती है। एक एक्टोपैरासाइट, आपको जोंक लीच का नाम सुना होगा, वो भी है। और एनिमल्स में होती हैं कुछ टिक्स वगैरह, वो भी हमारा एक्सोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, एंडोपैरासाइट्स में बैक्टीरिया होते हैं कुछ, और आपका एक्टोपैरासाइट में लीच, टिक्स एसेट्रा बोल सकते हो आप। ये हमारा हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा भी एक स्पेशल तरीके से न्यूट्रिशन होता है अमीबा में, देख लेते हैं। ये अमीबा का डायग्राम है। अमीबा जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। देखो कोई फिक्स शेप नहीं है, तो इसको सबसे पहले पता होना चाहिए अमीबा क्या है। यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, यानी कि इसी सिंगल सेल में इसकी खाने पचाने की सारी प्रक्रियाएं होंगी। अब होता क्या है, देखो ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल इसके बाहर साइड में आपको आउटसाइड फूड पार्टिकल दिख रहा है। अब ये सूडोपोडिया करेगा, यानी कि अपनी शेप को चेंज करेगा। ये देखो शेप को चेंज किया, फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो मूवमेंट जिससे इसने किया, इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया, ठीक है, क्या कहेंगे, सूडोपोडिया कहते हैं, ध्यान रखना। अब ये फूड इसने पूरी तरीके से फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया है। फूड पार्टिकल को एनगल्फ किया,
अब इस फूड पार्टिकल को इसने पूरी तरीके से अपने अंदर लिया और डिफ्यूजन के थ्रू अपनी साइटोप्लाज्म में फैलाना शुरू कर दिया। ये इसके साइटोप्लाज्म में ये फूड पार्टिकल डिफ्यूज हो गया इन साइटोप्लाज्म। तो अमीबा में कुछ इस टाइप से न्यूट्रिशन होता है। ये फूड पार्टिकल जो था, फूड पार्टिकल पहले कहीं बाहर था, अमीबा ने अपना सूडोपोडियम मूवमेंट दिखाया और उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ किया, बाद में उसको डिफ्यूज किया, और जो फूड पार्टिकल इसके यानी कि जितना इसको जरूरत थी उसने एनगल्फ किया। बाकी अगर इसको बेस्ट भी होगा, जैसे बेस्ट होता है एक्सक्रीशन करना होता, तो ये एक्सक्रीशन नहीं करेगा, इसी बेस्ट को डिफ्यूज आउट भी कर देगा, डिफ्यूज आउट कर देगा। इसी तरीके से हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं एक बार। आपका पैरामीशियम में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। पैरामीशियम भी एक किसी तरीके की एक बॉडी है जिसके बाहर सीलिया होते हैं फुल बॉडी के, ठीक है। मैं डायग्राम इसमें स्लाइड में नहीं लाया था, बट आप समझ लें इसको। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा और इसमें भी यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होता है कि फूड है ये, आप इसको मान लीजिए ये बाहर फूड है, ठीक है, ये फूड है। अब जो इसकी बॉडी के चारों तरफ सीलिया हैं, तो ये सीलिया के मूवमेंट से इस फूड के पास जाएगा या फूड को अपने करीब लाएगा। फिर इस फूड को ये एंटर करेगा, यहाँ पे एक एंटर करेगा, यानी कि इसको ओरल कैनाल कह सकते हो आप। इस तरीके से ये फूड यहाँ पर लाएगा, ये फूड यहाँ आ गया, ओरल ग्रुप कह सकते हो। ओरल ग्रुप में इसका फूड आया, ये भी इस फूड को पूरी तरीके से, फिर यहाँ आपके फूड वैक्यूल होगा इसका, ये फूड वैक्यूल मान लो आपने, ये इसका फूड वैक्यूल है। ये इसका फूड वैक्यूल है, ये फूड इसके फूड वैक्यूल में आया। जिस तरीके से अभी ये इसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, फिर बाकी साइटोस्लाम में जाएगा, और जो इसका वेस्टेज होगा ये अपनी एनल कैनाल से इस वेस्टेज को बाहर कर देगा। वेस्ट आपका एनल कैनाल के जरिए आउट हो जाएगा। वेस्ट जो है न्यूट्रिशन पैरामीशियम को इस तरीके से समझाया, एनल कैनाल में आउट कर देगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आज इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर भी ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर था तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं। इसमें न्यूट्रिशन है, अभी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो है हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ लेंगे। और एक दो एक्टिविटी भी हैं एनसीईआरटी में, कुछ लीव्स को समझाया गया है कि कहाँ पे आपका ये फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, ग्रीन एरिया में ही क्यों होती है, इस चीज़ को समझाने के लिए कुछ एक्टिविटी हैं, उसको हम देखेंगे। और बाकी हमने आपका क्या क्या डिटेल में डिस्कस किया है देखो मैं बता देता हूँ आपको। स्टोमेटा हमने कर लिया है, फोटोसिंथेसिस हमारा लगभग हो गया है, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेन्स के बारे में हमने बात कर ली थी, बट ठीक है, एक थोड़ी सी मैं लिविंग ऑर्गेन में करेक्शन क्या है बोल देता हूँ। जैसे ही मैंने बोला था ना स्मॉल पार्ट्स ब्रेक डाउन होते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल में, यानी कि अच्छा रहेगा कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल बोले तो, कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल बोले तो, यानी कि कहीं पार्टिकल लिख दिया शायद मैंने धोखे से, उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन बाकी तो सही है कि एनर्जी का यूज कहाँ होगा क्या होगा, बट ये थोड़ा सा एक मिनट करेक्ट कर लेते हैं इसको। आप ये कह सकते हो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होगा किसका, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन। और यहां पे क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, ये इसकी नेट टर्म था। बाकी आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, आपने इस लेक्चर को देखा। एएलसी क्लासेस को आप
लाइक करें और उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी इसी तरीके से हेल्प करते रहेंगे जामिया AMU के लिए, और बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो पाएँ। थैंक यू।